हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे घर पर। तो आइए इस बार फिर आपके अतुल सर क्लास 10th के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आपका चैप्टर सेम है। पिछले 3 वीडियोज में मैं आपको हाइड्रोलिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। ये आपका चौथा वीडियो है और इस वीडियो में आपके अतुल सर एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक समझिए अपने सेकेंड चैप्टर का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। भारत में फेडरलिज्म का कैसे प्रैक्टिस किया गया या कैसे होता है। तो फेडरलिज्म चीज़ को फिर क्लियर कर लीजिए। ये क्या है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है नेशनल गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट्स में। यानी फेडरलिज्म का प्रैक्टिस यदि करना है तो हमें कम से कम 2 लेवल की सरकार बनानी पड़ेगी और हमारे देश में तो 3 लेवल की सरकारें बना दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में एक बढ़िया फेडरलिज्म सिस्टम है। तो इसी फेडरलिज्म का प्रैक्टिस भारत में कैसे होता है ये समझना है और इसको हम यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं। आप पहला एरो देखिए, लिखे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। ये पहला टेस्ट था फेडरलिज्म का प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने। लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज व्हेन पीपुल स्पीक द सेम लैंग्वेज एट वन प्लेस। किसी जगह पर अगर रहते हैं, किसी रीजन में यदि लोग रहते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, तो हमारे देश में ये व्यवस्था की गई कि ऐसे लोगों के लिए एक स्टेट बना दिया जाए जिससे कि ये अपनी भाषाओं में अपने राज्य के सारे कार्यों को सुगमता के साथ, सावधानी के साथ कर सके। इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का काम शुरू हुआ। तो स्टेट जब बने तो स्टेट गवर्नमेंट्स बनेंगे। तो हमारे देश में स्टेट्स का क्रिएशन भाषा के आधार पर किया गया। तो जब भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाता है तो उसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। आपको क्लियर हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बना? यदि आप 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे और आज का मैप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। आप क्या देखेंगे कि कई सारे ओल्ड जो स्टेट्स थे, रीजन्स थे 1947 में, वो गायब हो चुके हैं, डिसअपियर्ड हो गए। उसके जगह पर नए नए राज्यों का निर्माण किया गया है। कई तरह के राज्य बने हैं। तो राज्य बनाना ही फेडरलिज्म को लाना है, प्रैक्टिस करना है। तो फेडरलिज्म का प्रैक्टिस क्रिएशन ऑफ स्टेट्स से होता है, क्योंकि जब स्टेट्स बनाएंगे तो स्वाभाविक है स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे। तो हमारे देश में सबसे पहले फेडरलिज्म का प्रैक्टिस स्टेट्स बनाकर किया गया। और स्टेट्स कैसे बनाए गए? लिंग्विस्टिक के आधार पर, यानी लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। तो सबसे पहला जो परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, वह भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए।
कई स्टेट्स आप देख सकते हैं भाषा के आधार पर बने हैं। वहाँ एक ही भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलने वाले लोग, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग। तो कई ऐसे राज्य आप देखेंगे जो भाषा के आधार पर बनाए गए। तो राज्यों का निर्माण हुआ, स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी बने। तो ये काम किया गया जिससे कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक क्षेत्र में आराम से रह सके, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ईजियर हो सके और वहाँ की सरकार अपने लोगों को अपने ही भाषा में अच्छी तरह से डील कर सके। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए राज्यों का निर्माण किया गया। फिर हमारे देश में एक और स्टेट्स बनाने के काम कल्चर और ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पर भी किया गया। इसका मतलब इन इंडिया स्टेट्स वर आल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफिकल एरियाज। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। अब इसके आधार पर भी राज्य हैं, जैसे झारखंड बने, उत्तराखंड बना, नागालैंड जैसे राज्य बने। ये ऐसे राज्य बने जो किसके आधार पर बने? उनका भौगोलिक क्षेत्र अलग है, उन राज्यों का कल्चर अलग है, इसलिए ऐसे राज्यों का निर्माण कर दिया गया। ये हमारे देश में किया गया। लेकिन आगे चलकर हमारे देश के जो भी सरकार में लोग रहे होंगे, उन लोगों को ये चिंता सताने लगी कि आए दिन लोग भाषा के नाम पर राज्यों की मांग कर रहे हैं और एक ट्रेंड बन गया, जिसको देखिए वह अनेक भाषाओं के कारण अनेक राज्यों का मांग उठा रहे थे, अनेक भाषाओं के कारण। क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन भाषाओं के कारण अलग अलग रीजन्स में लोग स्टेट्स की मांग करने लगे। तो हमारे देश की जो सरकारें थी वो डर गईं, उनको लगा इसे रोकना होगा, नहीं तो आगे चलकर देश खंड खंड में बंट जाएगा। क्योंकि भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, एक बहुत विशाल देश है बच्चों, भारत एक बहुत विशाल देश है। श्रीलंका जैसा नहीं है छोटा सा देश कि बस दो भाषा है, सिंहला और तमिल। बेल्जियम जैसा नहीं है कि केवल वहाँ डच स्पीकिंग पीपुल, फ्रेंच और जर्मन ये सब रहते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। एक अद्भुत देश है, इतना विशाल देश है, इतनी भाषाएं हैं कि हमारे देश की सरकार डर गई कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि यह देश खंड खंड में बंट जाएगा। तो इसको रोकना है, डिवीजन को रोकना है। तो इसलिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण किया गया उसे रोका गया। लेकिन जितने भी स्टेट्स तब तक बने, उससे ऐसा लगा कि हमारा देश खंड खंड नहीं हुआ है, इसे और यूनिटी आई है। यदि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएं तो उसे डिवीजन नहीं हुआ है, हम यूनाइट हुए हैं। हम बहुत अंतर होते हुए भी यूनाइट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, भाषाओं का डाइवर्सिटी है फिर भी उसमें यूनिटी है। ये हमारे देश में देखा गया। अब आता है लैंग्वेज पॉलिसी को, फिर भारत देश ने अपनाया लैंग्वेज पॉलिसी। आप क्या देखें, श्रीलंका में क्या हुआ था, तमिल लोगों ने डिमांड किया था कि तमिल भाषा को ऑफिशियल भाषा बना दिया जाए, और इस डिमांड को वहाँ की सिंहला सरकार ठुकरा दी थी। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ। हमारे देश की सरकार दूसरे लोगों की भाषाओं का आदर करती है और पहले भी करती थी। हमारे देश में हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में बच्चों याद रखिएगा,
किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हिंदी सबसे पॉपुलर भाषा है, परंतु बच्चों हिंदी भारत में केवल 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है। 60% लोग हिंदी नहीं जानते हैं, वो अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं। तो हिंदी एक मदर टंग है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हम मानते हैं। तो न केवल हिंदी हमारे देश में एक ऑफिशियल भाषा के रूप में इस्तेमाल होता है, बल्कि आप देखिए लिखे हैं बिसाइड्स हिंदी, यानी हिंदी के अलावे 21 अदर लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के द्वारा हिंदी के अलावे 21 और अदर भाषाओं को शेड्यूल्ड भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैंडिडेट जो परीक्षा की तैयारी करता है वो इनमें से किसी भी भाषाओं में परीक्षा की तैयारी कर सकता है, जो परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस परीक्षा की तैयारी वह कर सकता है इनमें से किसी भी भाषाओं को। यह सुविधा है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इससे सुविधा ये हुआ कि कोई भी राज्य अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने ऑफिस के कामकाज, पढ़ाई लिखाई जैसे चीज़ों को वह कर सकता है, ये आज़ादी दे दी गई। तो ये सुविधा है हमारे देश के अन्य राज्यों में कि वे अपने राज्य के भाषाओं में कामकाज कर सकते हैं, ऑफिशियल कामकाज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमने क्या किया, महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया। जैसे हमारे देश के वे लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, श्रीलंका जैसा, जैसे तमिल लोग सिंहला से लड़ रहे थे, सिविल वार कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, हमारे देश में ये नहीं हुआ। हमने सभी लोगों की भाषाओं का आदर किया, उसी का परिणाम है कि हमारे देश में शांति है बच्चों। तो हमने सभी भाषाओं का सम्मान किया, इससे फेडरलिज्म मजबूत हुआ बच्चों। हर स्टेट गवर्नमेंट्स इजीली अपने कार्य को कर सकती है अपने भाषाओं में, उसे ऐसा नहीं लगता है कि हमें गुलाम बना कर रखा गया। हमारे देश की राज्य सरकार काफ़ी खुश रहती है। तो हमारे देश में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज पॉलिसी को भी अपनाया गया। एक और भाषा जो काफ़ी पॉपुलर है बच्चों, इंग्लिश, जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। ये भी जान जाइए अंग्रेजी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। भारत देश को जब आज़ादी मिली, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी यूज हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज पूरे भारत पर रूल किए थे, भारत के हर क्षेत्र पर वो शासन किए थे। तो अंग्रेजी लगभग लोग जानते थे। तो लोगों को लगा कि अंग्रेजी के माध्यम से हम हर स्टेट में काम कर सकते हैं, उस स्टेट का भाषा आता हो या ना आता हो, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हम हर स्टेट में काम कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी को जारी रखा गया। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी को जारी रखा गया, यूज हो रहा था। लेकिन कुछ देशभक्त लोग सरकार में आए, देशभक्ति की आवाज़ उठी, और 1965 में अंग्रेजी जैसे भाषा पर बैंड लगा दिया गया। लोगों को ऐसा लगा कि अंग्रेजी बोलना मतलब देशद्रोह है, इसलिए इसे रोक दिया जाए। तो 1965 में हमारे देश की भारत सरकार इस भाषा पर बैंड लगा दी। अब दिक्कत हुआ उन राज्यों को जिन राज्यों के लोग हिंदी नहीं जानते थे परंतु अंग्रेजी जानते थे। उन राज्यों के लोगों को परेशानी होने लगी और वो आवाज उठाने लगे कि अंग्रेजी को पुनः स्टार्ट किया जाए। कई जगह लोग आंदोलन करने लगे, हिंसात्मक आंदोलन करने लगे। तमिलनाडु में तो ये हिंसा का रूप ले लिया बच्चों। अब सरकार को मजबूरन अंग्रेजी को पुनः चालू करना पड़ा। तो अंग्रेजी फिर से
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होने लगा। ये स्थिति हमारे देश में रहा बच्चों, लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। सरकार हिंदी को बढ़ावा देती है लेकिन कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती है। नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपुल को कभी फोर्स नहीं करती है कि आप हिंदी सीखिए ही। ऐसा नहीं है, जैसा कि श्रीलंका में किया गया था। श्रीलंका में सिंहला गवर्नमेंट तमिल लोगों को फोर्स कर रही थी सिंहला सीखने के लिए। ऐसा हमारे देश में नहीं। हमारे देश की सरकार काफ़ी हार्मोनी रखती है, मधुर संबंध बनाना चाहती है। वो कभी भी ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहती है जिससे समाज में रहने वाले लोगों के बीच में तनाव हो, टेंशन हो। इसलिए हमारे देश में हर भाषा का सम्मान किया गया है। हाँ, हिंदी को बढ़ावा देने का काम, प्रमोट करने का काम सरकार बार बार करती है, लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप हिंदी सीखिए, तो इसे कोई परेशानी नहीं आती। अब हमारे देश में फेडरलिज्म के लिए एक और प्रैक्टिस किया गया, सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखिए। इस तरीके से भी सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन क्या था उसको समझिए। आप देख सकते हैं, हम एक डेट लिखे हैं 1990। क्यों लिखे? इसलिए कि 1990 से पहले केंद्र और राज्य का स्थिति कुछ अलग था और 1990 के बाद केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशन था वो तो बदला। तो 1990 से पहले क्या था? भारत देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स बनते थे तो ऐसा देखा गया कि जो पार्टी केंद्र में शासन करती थी वही पार्टी भारत के कई राज्यों में भी रूल कर रहे थे। तो बहुत सारे राज्य केंद्र के गुलाम जैसे लगते थे क्योंकि एक ही पार्टी दोनों जगह थी और केंद्र के पास उस समय बड़ी पावर रहता था। केंद्र सरकार कभी भी संविधान का फायदा उठाकर राज्य सरकारों को डिसमिस कर दिया करते थे, भंग कर दिया करते थे। तो जो राज्य सरकार थे वो हमेशा डरे रहते थे। तो जो सेम पार्टी है उसको तो डर नहीं है। मान लीजिए जो पार्टी केंद्र में है वही पार्टी राज्यों में है तो उस पार्टी को तो डर नहीं है, लेकिन विरोधी पार्टी को हमेशा डर बना रहता था। विरोधी दल को, ऑपोजिशन पार्टी, केंद्र में कोई और पार्टी, राज्य में कोई और पार्टी, अब डर बना रहता था। और केंद्र हमेशा मनमाने ढंग से राज्य सरकार को कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई आरोप लगाकर उसे डिसमिस कर दिया करते थे। लेकिन 1990 के पश्चात यह स्थिति बदला क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया कि ये गलत है। केंद्र सरकार मनमाने ढंग से किसी भी राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती है। इस तरह का आदेश, इस तरह का फैसला केंद्र के विरोध में आया जुडिशियरी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब 1990 के पश्चात कोई भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को मनमाने ढंग से हटा नहीं सकती है। तो थोड़ा राज्य सरकार को मजबूती मिला कि अब हमको कोई मनमाने ढंग से नहीं हटा सकता है। तो जितनी भी राज्य सरकारें थी और वहाँ की जो लोकल पार्टी वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और भारत की जो बड़ी पार्टियां थी वह राज्यों में कमजोर होने लगी। यह स्थिति 1990 के बाद देखा गया कि 1990 के पश्चात राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां, लोकल पार्टियां वो पॉपुलर होने लगी और केंद्र का जो पॉपुलरिटी था उन राज्यों में कम होने लगा। ये स्थिति आ गया कि राज्यों का जब चुनाव होता था, विधानसभा का जब चुनाव होता था, उसमें लोकल पार्टी बाजी मार लेती थी। यानी राज्य सरकार अब लोकल पार्टी के हाथ में आ गया, केंद्र के हाथ से चला गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में, लोकसभा का जब चुनाव होने लगा तो स्थिति वहाँ भी बदल गया। वो बड़ी पार्टी अब राज्यों में लोकसभा का सीट नहीं जीत पा रही थी, तो लोकसभा का सीट अब वहाँ की लोकल पार्टी जीत रही थी। तो ये देखा गया
कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए राज्य के लोकल पार्टियों का सहयोग लेना पड़ रहा था। यानी बिना स्टेट लेवल के लोकल पार्टी के सहयोग के बिना केंद्र में सरकार नहीं बन रहा था। यानी नो एनी सिंगल पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में मेजॉरिटी नहीं आ रहा था, तो मजबूरन उनको राज्य की छोटी छोटी पार्टियों से मदद लेना पड़ रहा था सरकार बनाने के लिए। तो एक नया चीज दिखा कि कोएलिशन गवर्नमेंट आया, मिली जुली सरकार बनी। केंद्र में अब मिली जुली सरकार बनने लगी, छोटी छोटी पार्टियों का पावर बढ़ा। अब वो केंद्र में सरकार बनाने में मदद कर रहे थे। तो बताइए, जो मदद करेगा केंद्र को, तो केंद्र कभी उसका शोषण करेगी? नहीं करेगी। अब मजबूरी है केंद्र का, यानी केंद्र सरकार का मजबूरी है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर बढ़िया से काम किया जाए, नहीं तो समर्थन ये राज्य सरकार की जो पार्टियां हैं वो वापस ले लेंगे। तो इसलिए अब कोएलिशन गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल की पार्टियां थी वो काफ़ी स्ट्रांग होने लगी, और इस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में एक मजबूत रिलेशन देखा गया। मजबूत रिलेशन, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप देखा गया। तो ये एक अच्छी शुरुआत बच्चों, एक अच्छी शुरुआत देखा गया। आज हमारे देश की जो भी पार्टियां हैं, ऐसे तो दो सबसे पॉपुलर पार्टी है, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस। और बच्चों ये अब अकेले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, दोनों अब ग्रुप बनाकर चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारी पार्टियों का ग्रुप बना लिए हैं, जिसमें बहुत सारी लोकल पार्टियां, स्टेट लेवल की पार्टियां शामिल हैं। तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि कांग्रेस जो ग्रुप बनाया है उसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसी ग्रुप से अब ये कांग्रेस चुनाव लड़ता है। और बीजेपी जो अलायंस बनाई है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इस अलायंस के नाम से ये बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो इसीलिए अब एनडीए और यूपीए का चर्चा होता है। क्यों होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट के कारण 1990 के बाद बहुत सारी लोकल पार्टियां पॉपुलर हो गई हैं। तो नेशनल लेवल की पार्टियों की यह मजबूरी है कि जब तक हम ऐसे छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब तक हम केंद्र में सरकार नहीं बना सकते। तो गठबंधन करना इनकी मजबूरी हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, अलायंस कर लिए हैं, गठबंधन कर लिए हैं। बिना अलायंस के ये लोकसभा का चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। ये तो कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी अगर चाहे तो अकेले सरकार चला सकती है। अगर सारे उसके अलायंस उसका समर्थन वापस भी ले लेंगे तो भी वो सरकार चला सकती है, वो खुद मेजॉरिटी में है। तो बहुत सालों के बाद ऐसा देखा गया है, इतने पॉपुलैरिटी के साथ ये पार्टी सामने आई है। फिर भी कोएलिशन गवर्नमेंट वाला सिस्टम अच्छा चला, सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छा माना। उसे लगा कि इससे फेडरलिज्म मजबूत होगा, राज्य सरकारों को ताकत मिलेगी, लोकल लेवल की पार्टीज मजबूत होंगे, इससे स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा क्योंकि वो सेंटर में नेशनल लेवल की पार्टी को मदद करेगी सरकार बनाने में। तो इस तरह से हमारे देश में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने का भरपूर प्रयास किए हैं। आपको उम्मीद है आज का ये पढ़ाई आपको पसंद आएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आए तो कम से कम अतुल सर के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही अतुल सर को काफ़ी उत्साह देता है। मेरा जब उत्साह बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बहुत सारा लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं वादा कर ही चुका हूं
कि आपकी पढ़ाई कभी पीछे नहीं रहेगी। तो प्लीज़ जैसे क्लास में आप अपने अतुल सर का उत्साह बढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से इस यूट्यूब के माध्यम से भी लाइक करके अतुल सर का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छा अधिक आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।